गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल बायोटेक। मैं हूं नवनीत और आज आपको स्टार्ट किया जा रहा है एक नया टॉपिक जिसका नाम है एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस बडिंग इन स्पॉन्जेस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पोर्शन चला रहे हैं और हमने आपको फिजन के बारे में बताया था। फिजन जो था वो दो तरीके का था, जिसमें एक था मल्टीपल फिजन और एक था बाइनरी फिजन। ये दोनों हमने खत्म कर दिए थे और इन दोनों फिजन के बाद हमने बडिंग स्टार्ट किया था। बडिंग भी दो तरीके का होता है, एक्सोजेनस बडिंग और एंडोजेनस बडिंग, जिसमें कि आज हम आपको एक्सो के बारे में हम बता चुके थे आपको। आज हम आपको एंडो के बारे में बताना चाहते हैं, एंडोजेनस बडिंग क्या होती है। साथ ही साथ एक्सो का भी एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। देन इसके बाद हम रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन को स्टार्ट करेंगे और कल हम आपको स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन एक थोड़ा लेंथी टॉपिक है। ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा था तो मैंने सोचा कि इसको आज यहीं पे कंप्लीट करके और नेक्स्ट डे पे हम स्पोर फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक्सो और एंडोजेनस बडिंग इन स्पॉन्जेस, जो हम बात करते हैं एंडो या एक्सोजेनस बडिंग की। एक्सोजेनस बडिंग में हमने और भी एग्जांपल जैसे बताए थे आपको, जैसे कि ईस्ट में जो बडिंग हो रही थी वो एक्सोजेनस बडिंग हो रही थी, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रा में भी जो बडिंग हो रही थी वो एक्सोजेनस बडिंग हो रही थी। लेकिन एक्सोजेनस बडिंग एक ऑर्गेनिज्म और है जिसके अंदर होती है, वो है स्पॉन्जेस, और स्पॉन्जेस में ही एंडोजेनस बडिंग भी पाई जाती है। तो मैंने इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, कोई ज्यादा डेफिनेशन नहीं दी है। एक्सोजेनस बडिंग फाउंड इन साइफा एंड एंडोजेनस बडिंग आर फाउंड इन स्पॉन्जिला। देखिए, अलग अलग तरीके के स्पॉन्जेस हमारे मेराइन वाटर में पाए जाते हैं और ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये किसी सबस्ट्रेटम से लगे रहते हैं, यानी कि जो समुद्र के तल में नीचे जहां रेत होती है उस रेत पर आपने कभी देखा होगा पिक्चर्स में या फिर आपने कोई वीडियो देखा होगा, तो बहुत तरह के स्पॉन्जेस होते हैं जो कि मेराइन वाटर में तल में बिल्कुल नीचे जाके लगे होते हैं, एक सबस्ट्रेशन से जुड़े रहते हैं। सबस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ, जिससे स्पॉन्जेस जुड़ा होगा। तो इस तरीके से स्पॉन्जेस जो होता है, स्पॉन्जेस, इसको स्पॉन्जेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी सेल्स के बीच में स्पेस होता है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। और कुछ स्पॉन्जेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स बन जाते हैं। स्पिक्यूल्स मतलब जिसको हम हिंदी बोलते हैं, एक तरीके से कांटे लगे होते हैं बॉडी के चारों तरफ, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अगर आप किसी स्पॉन्जेस को हाथों से पकड़ते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन बहुत से स्पॉन्जेस ऐसे भी होते हैं जिनके चारों तरफ ये स्पिक्यूल्स के टच होने से आपका जो हाथ है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको दो तरीके के आपको बताया स्पॉन्जेस, जो कि एक है साइफा और एक है स्पॉन्जिला। तो साइफा का हमने फिगर यहाँ बना रखा है। स्टूडेंट्स देखिए, ये ऑस्कुलर फ्रिंजेस भी बोलते हैं। ऑस्कुलर फ्रिंजेस का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर जो है वो इसके अंदर पोर्स होते हैं बहुत सारे, जिनमें से वाटर जो है कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से इसमें अंदर आ सकता है। फिर इसके अंदर कोएनोसाइट सेल्स होती हैं। ये कोएनोसाइट सेल्स जो है ये पानी में आए हुए बैक्टीरिया या एल्गी जो इसके अंदर फंस जाते हैं वो कोएनोसाइट सेल्स के अंदर चले जाते हैं और डाइजेस्ट हो जाते हैं। इस तरीके से कॉलर शेप की कोएनोसाइट सेल्स होती है, मैं आपको बता दे रहा हूं इस तरीके से। तो जैसे कि ये एक हमारा ये फिगर जो मैंने बताया है, ये जूम कर दिया हमने। ये किसके अंदर ये सेल्स लगी होगी, इन स्पॉन्जेस के अंदर लगी होती है, बॉर्डर में, इनर बॉर्डरिंग ऑफ लाइन पर लगी होती है चारों तरफ। तो जब पानी अंदर आता है तो पानी के साथ साथ ही एल्गी या बैक्टीरिया वगैरह जो भी कुछ होते हैं पानी के अंदर, जितने भी न्यूट्रिटिव चीजें होती हैं वो इन कोएनोसाइट सेल्स में एक फ्लैजिला होता है, इसके अंदर आ जाता है और अंदर ये डाइजेस्ट फूड जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। बाकी बचा हुआ पानी जो है वो ऑस्कुलर फ्रिंजेस से बाहर चला जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा स्पॉन्जेस का एक फंक्शन है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर बडिंग कैसे होती है। तो देखिए, बडिंग इन साइफा में अगर हम बडिंग देखेंगे तो क्या होता है, जैसे हाइड्रा में होती है, जस्ट बिल्कुल यहाँ से एक सेल्स जो है वो सेल्स का क्लस्टर बन जाता
साइड में सेल्स का क्लस्टर बनता है और उस क्लस्टर सेल्स के क्लस्टर में डिवाइडेशन स्टार्ट होने लगता है, जिससे बहुत सारी सेल्स बनने लगती हैं और इस तरीके से एक नई बड बन जाती है और इसको हम बोलते हैं एक न्यू बड बन गई, जो कि साइफा से अलग होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी, फॉर्म कर लेगी। तो ये हमारा हो गया कैसा, एक्टोजिनस बडिंग। अब बात आती है एंडोजिनस बडिंग की। एंडोजिनस बडिंग का केवल एक ही एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं जेम्यूल्स फॉर्मेशन। जेम्यूल्स बनता है जो कि स्पॉन्जिला, जो स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जिला स्पॉन्जेस के अंदर जेम्यूल्स का बनना। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, माइक्रोपाइल होती है, चारों तरफ आप देख रहे होंगे ये जो मैंने डॉट 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 किया है, इसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है और इसी सेल मेम्ब्रेन में मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स लगे हुए हैं, आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा, जो अंदर की इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली तो आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली जो इनर मेम्ब्रेन है उसको, उसके अंदर जितने भी सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स। ये आर्कियोसाइट्स कभी कभी डिवीजन होता है इन आर्कियोसाइट्स में, और डिवीजन होने से क्या बनने लगता है, एक जेम्यूल्स अंदर की साइड। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिए, ये जो आपका स्पॉन्जिला है इसके अंदर की साइड सेल्स का क्लस्टर गुच्छा बनने लगता है और बाद में वो सेल्स धीमे धीमे इसमें से अलग होकर गिर जाती है, अलग हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो जो अंदर सेल्स बन रही है उसको हम बड्स बोलते हैं, लेकिन ये एक जेम्यूल्स फॉर्मेशन में बड है और इसको हम एंडोजिनस बडिंग कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने बडिंग पूरा खत्म कर लिया। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। When organisms break into two and more than two parts by the wave action and decay or death of old part, breaking part develop into new organism. That is called fragmentation. क्या मतलब हुआ फ्रेगमेंटेशन का, कि पानी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई जीव है और बाय दी वेव एक्शन की वजह से वो जीव आप क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कि सपोज दैट पानी है और पानी में एक एल्गी है, स्पायरोगायरा, और अगर पानी के अंदर कोई फिश है वो तेजी से उसमें चलती है तो पानी के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिसको हम वेव एक्शन बोलते हैं। या मान के चलिए कि कोई गाय है या कोई और जीव है, जब पानी में मतलब गिरता है, कूदता है, तो पानी में पहले पानी शांत है, पानी के अंदर वेव बनती है। जिस वेव की बनने से क्या होता है, जो स्पायरोगायरा होता है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक फिगर बनाते हैं, जैसे ये स्पायरोगायरा का फिगर है इस तरीके से, और इस पर रिबन से क्लोरोप्लास्ट होता है और रिबन से क्लोरोप्लास्ट है। अब ये पूरा स्पायरोगायरा है, जैसे इसमें वेव एक्शन होगी तो ये बीच में से टूट जाएगा। तो जो टूटा हुआ पार्ट अलग हुआ है, इसमें न्यूक्लियस होता है और इसमें क्या होता है, फिर से दोबारा से डिवीजन होने लगता है और दोबारा से नई सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ये फ्रेगमेंटेशन का एक प्रोसेस है। एक तो ये बात हो गई कि वेव एक्शन के द्वारा, और दूसरी बात क्या हो गई कि वेव एक्शन ना होके क्या हुआ, मान के चलिए अगर वेव एक्शन नहीं होता है तो क्या फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, नहीं होगा। फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, बहुत लंबे समय तक जब स्पायरोगायरा की सेल्स पुरानी होने लगेंगी, ओल्ड होने लगेंगी, तो वो डिके होंगी, सड़ने लगेंगी और फिर क्या होगी, स्पायरोगायरा बीच में से टूटने लगेगा। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सेल्स डिके हो रही है वो ऊपर वाले रीजन से, बीच में से भी टूट सकती हैं। तो स्पायरोगायरा जब बीच में से टूट जाएगा, ओल्ड पार्ट डिके हो जाएगा, तब भी क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होगा। तो वही मैंने लिखा है कि मैंने लिखा है वेव एक्शन एंड डिके और डेथ ऑफ ओल्ड पार्ट। डिके एंड डेथ ऑफ ओल्ड पार्ट, पुराने पार्ट का टूट के खराब हो जाना और टूट जाना, या वेव एक्शन हो जाना। ब्रेकिंग पार्ट डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म, और इस तरीके से जो पार्ट टूट के अलग हो जाता है उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसके एग्जांपल मैंने लिखे हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एल्गी है और साथ में हाइड्रा। तो इस तरीके से हमने आपको आज फ्रेगमेंटेशन बता दिया, ज्यादा नहीं पूछा जाता, कुछ थ्योरी कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं और आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों चीजें एक सी लगती हैं उनको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीजनरेशन में देखिए क्या होता है, रीजनरेशन में कोई सेल्स जो होती है वो बॉडी से अलग होती है और जब वो बॉडी से अलग हो जाती है तो उसकी जगह पर नई सेल्स आती है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। मैं समझाऊंगा अभी।
एग्जाम्पल दिए मैंने, हाइड्रा, स्पॉन्जेस, लिजार्ड। लिजार्ड मतलब आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रीजनरेशन का, छिपकली। छिपकली की पूंछ जब टूट के अलग हो जाती है तो उस पर नई पूंछ आने लगती है, तो ये भी एक रीजनरेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और स्पॉन्जेस में रीजनरेशन होता है, जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया था साइंटिस्ट थे विल्सन। तो विल्सन को उनका क्रेडिट किया था। तो अगर कोई पूछे तो आप केवल स्पॉन्जेस बर्डन तक नहीं है, स्पॉन्जेस आपके रीजनरेशन में भी आते हैं। इसके अलावा when sponges break into small pieces then form new sponges। तो जब कोई स्पॉन्जेस के कोई पीस टूटने लगते हैं और टूट के अलग होते हैं तो क्या होता है, नए स्पॉन्जेस बनने लगते हैं, और इसको हम रीजनरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर है। रीजनरेशन कभी ऐसे नहीं होगा कि बाय दी वेव एक्शन हो, कि कोई चीज टूटे, कोई चीज किसी पानी में वेव एक्शन हो तभी रीजनरेशन हो, नहीं। रीजनरेशन इस तरीके से नहीं होता, ये तो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है। रीजनरेशन कैसे है कि आप हमारी बॉडी में भी रीजनरेशन होता है। हमारे कहीं चोट लग गई, चोट लगने के बाद क्या होता है, क्या आप उसे बोलोगे जब चोट लगने के बाद कोई टिश्यू है वो अलग हो गया बॉडी से, फिर उसकी जगह नई सेल्स आती हैं कि नहीं आती हैं, तो आप क्या बोलोगे, फ्रेगमेंटेशन? नॉट, उसे आप बोलोगे रीजनरेशन। ठीक है ना, क्योंकि कोई वेव एक्शन नहीं हुआ, कोई आपकी बॉडी का ओल्ड पार्ट नहीं था जो टूट के अलग हो गया हो, ऐसा नहीं होता है। आपके कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, एक्सीडेंटल केस में जब कोई बॉडी का पार्ट टूट के अलग हुआ तभी रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी सेल्स हैं जिसमें रीजनरेशन होता ही नहीं है। जैसे कि किडनी एक ऐसी हमारे ऑर्गन है कि किडनी की जब सेल्स डैमेज होने लगेंगी तो उसमें रीजनरेशन होता ही नहीं, नेचुरली नहीं पाया जाता है। लेकिन हमारी बॉडी कुछ सेल्स ऐसी हैं जिसमें रीजनरेशन से, हमारे बाल हैं, हमारे नाखून हैं, हमारी सेल्स हैं, टिश्यू हैं, हमारी हड्डियां हैं, जब ये टूट जाती है तो उनके अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ओल्ड और डिके, अगर बॉडी के अंदर ओल्ड या डिके पार्ट होगा तो उसमें रीजनरेशन कभी नहीं होगा, वो पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, बॉडी के अंदर जो पार्ट है वो न्यूली होना चाहिए, डिवीजन, स्पॉन्टेनियस डिवीजन उसके अंदर होना चाहिए, और फिर वो पार्ट अगर टूट के अलग हुआ तभी रीजनरेशन का प्रोसेस हुआ। तो मैं सोचता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या अंतर है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक सी नहीं है। अब जैसे छिपकली है तो छिपकली की पूंछ जो है वो बाय द एक्सीडेंटल प्रोसेस काफी बढ़ गई, बढ़ने के बाद वो इधर उधर काफी तेज चली, उसकी कहीं चोट लगी और फिर पूंछ टूटेगी, तभी उसकी पूंछ नहीं आएगी, नहीं तो वो पूंछ बनी रहेगी। तो इस तरीके से रीजनरेशन का प्रोसेस हमने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स, गुड डे, गुड बाय। नेक्स्ट हम स्पोर फॉर्मेशन में आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे, गुड बाय।